नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 हो चुका है। इसका जीएस 1 जो पेपर आपके सामने है, अब इसमें देखेंगे हम क्वेश्चनों का पैटर्न किस तरह से पूछा गया है। इस बार थोड़ा सा चेंजिंग की गई है पैटर्न में। तो जैसे कि इसमें पहला ही सवाल था कि राज्य व्यवस्था का जो सवाल है, इसमें अध्यादेश से संबंधित यानी कि जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123 है, उससे संबंधित एक सवाल पूछा गया था। तो इसी के आधार पर हम अभी केवल प्रश्नों की प्रकृति की बात करेंगे, किस तरह से सवाल पूछे गए थे, नेचर क्या है प्रश्नों का। अगला सवाल देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि कुछ राज्यों से संबंधित सवाल पूछे गए हैं कि उन राज्यों का नाम कैसे पड़ा या उस राज्य से क्या-क्या विशेष बातें हैं। तो ये हालाँकि ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं कुछ, ये चर्चा में भी रहे थे, इसलिए ये करंट अफेयर के वजह से इनके सवाल बना दिए गए हैं। अगला हम सवाल देखते हैं कि ये जो है 3 उन्होंने दे दी, 3 अंतर्राज्य परिषद है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, क्षेत्रीय परिषद है। किसका संविधान में उल्लेख है या किसका गठन संवैधानिक प्रावधानों से हुआ है, ये इस तरह से किसका। अगला प्रश्न उन्होंने दिया था कि संविधान में, अच्छा ये राज्यपाल का जो सवाल आया है, भारत का राष्ट्रपति विधानमंडल ये पारित विधेयक जो है, तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में राज्यपाल के जो पुनर्विचार के लिए जो विधेयक आरचित किए जाते हैं राष्ट्रपति के लिए, उस पर चर्चा की थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसी संबंधित राज्यपाल की भूमिका पर राष्ट्रपति ने भी इस पर टिप्पणी की थी। तो इसी समय ये इससे महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए पूछा भी गया ये। अगला है कि अच्छा ये जो है, ये यूपीएससी का थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि एक आध सवाल जो है डायरेक्ट पूछ लेते हैं। जैसे इसमें पूछ लिया कि ये इससे है, ये इससे संबंधित है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और डीपीएसपी से सवाल पूछ लिया गया था, सभी सही है इसमें। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल कि 5वीं अनुसूची से। तो ये मुझे लगता है कि लगभग हर बार कुछ ना कुछ ये 5वीं अनुसूची से पूछ लेते हैं कि 5वीं अनुसूची में अगर किसी राज्य को अधिकृत किया जाता है तो राज्यपाल की और क्या-क्या उसमें परिवर्तन आते हैं, कार्यपालिका की शक्तियों का राज्यपाल की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित एक सवाल पूछा गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया था और उसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। तो इसमें हम देखेंगे कि ये किस-किस विषयों पर 7वीं अनुसूची पर ये पहला है, ये दूसरा है। इसमें संशोधन के लिए पूछा गया है कि आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति किसमें चाहिए? ये वाला सवाल था। इसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति वाला सवाल था। अगला सवाल है कि राज्यपाल से संबंधित उसके शक्तियाँ, दायित्व। तो राज्यपाल वाला तो टॉपिक वैसे ही इम्पोर्टेंट था, 2 सवाल बना दिए उसके। फिर यहाँ से ये थोड़ा सा अलग सवाल आना शुरू हुए हैं। फिर ये एक सवाल ये है, राजा राम मोहन राय से संबंधित सवाल, ये आधुनिक भारत से सवाल पूछा गया था। और ये सिंचाई में काम आने वाला अरगट्टा, पुली जिसे बोलते घिरनी, इससे संबंधित सवाल। और मुझे लगता है ये शायद पिछली साल भी कुछ एक सवाल इस तरह का आया था। फिर एक सवाल यहाँ पर असहयोग आंदोलन से सवाल पूछा गया है। असहयोग कार्यक्रम जो है, इसमें जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ये सब चीज़ें। और एक यहाँ पे है प्राचीन भारत से मिथ विलास और विचित्र चित्त और हुड़फड़ा, ये उपाधियाँ किसने धारण की थी इनमें से। तो ये उपाधि वाला सवाल हर साल पूछता है फैक्चुअल टाइप से। तो ये कि चीनी यात्री फाहियान किसके समय में आया था, तो ये भी फैक्चुअल था। तो यूपीएससी का एक है कि कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल पूछ लेता है डायरेक्ट। अब ये उपाधि का सवाल दूसरा है, किस तरह से शक्तिशाली समुद्री राज्य विरुद्ध ये अलग निकटवर्ती द्वीपों पर सफल सैन्य अभियान किए थे, तो इनमें से किसने किए थे। इधर प्रथम गंधर्व महाविद्यालय संगीत प्रशिक्षण से संबंधित है, ये कहाँ पर था, स्थापित किया गया था 1901 में। फिर अगला अशोक से संबंधित है, अशोक के अभिलेखों में प्रादेशिक या रजुक है युक्त किस स्तर पर थे, तो ये बताना था। इसका जो है प्रशासन के बारे में पूछ लिया गया था। यहाँ पे ये पूछ ली गई कि किस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती थी प्राचीन काल में। ये नदियों के नाम है, ये क्षेत्र के नाम है कि किस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती थी।
अशोक आंदोलन से एक सवाल दूसरा पूछा गया है, इसमें कांग्रेस के बारे में थोड़ा-सा दिया गया है और ये सविनय अवज्ञा के बारे में दिया गया है। इसमें बताना है कौन-सा सही है। आधुनिक भारत में गांधी युग अगर सही से पढ़ लिया गया, तो अच्छे खासे सवाल फँसने के चांस रहते हैं प्रीलिम्स परीक्षा में। और ये भूगोल में इनका पैटर्न लगभग वही रहता है कि कुछ देश दे दिए हैं और उन देशों को बता दिया कि कौन नाटो का सदस्य नहीं। नाटो अभी रूस यूक्रेन के मामले में भी प्रसिद्ध रहा, चर्चा में रहा, वैसे भी चर्चा में रहा है। नीचे भी कुछ देश दे दिए हैं उन्होंने और उनको बताया है कि इन देशों को पढ़ो और कौन सा इंडीज पर्वत श्रृंखला से जाता है। ऐसे ही पूछ लेते हैं कौन सी झील किधर जाती है, कौन सी सीमा, कौन सी रेखा पे झील नहीं है। जैसे कि अगला सवाल ही है जलाशयों के बारे में, झीलों के बारे में, और कौन सी भूमध्य रेखा इससे निकल के नहीं जाती है। ठीक है, हल्दी उत्पादन के बारे में अगला सवाल पूछ रखा है। और अगला सवाल जो है महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में है। ब्राजील का तट, अगर महाद्वीपीय विस्थापन सही से पढ़ा है तभी इसका उत्तर हो पाएगा। फिर आगे है वायुमंडल में, ये वायुमंडल का सवाल अक्सर पूछते हैं ये, और पृथ्वी के घूर्णन वगैरह से सवाल पूछ लेते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध और ध्रुवीय वाला सवाल एक पूछा गया था इस तरह से, महासागरों के ऊपर सर्दियों में यानी जनवरी में, उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में ठंडक होती है, ठंडा महीना होता है, तो महासागरों के ऊपर जो हवा चलती है वो अधिक गर्म होती है, इस तरह का। तो समझ सकते हैं आप इस तरह से, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन हो सकता था। इस तरह से एक ये शैलों से संबंधित एक सवाल पूछा गया, मृत्तिका, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैंने देखा है कि यहाँ पे इन्होंने कथन 1 दिया है, कथन 2 दिया है और कथन 3 दिया है। और इन तीनों कथन का सबसे खास बात ये कि इन्होंने इस बार पैटर्न चेंज किया है। कौन किसकी व्याख्या नहीं करता है। देखो पीसीएस में 2 ही होते हैं और वो दोनों के बारे में पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 3 किसकी व्याख्या कौन किस नहीं करता है, कौन करता है, ये थोड़ा-सा कठिन किया है इस बार। फिर इसमें वायुमंडल संबंधित सवाल दिया है। वायुमंडल का ये दूसरा सवाल आया है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित करने में उत्तम है। बिल्कुल सही है। तो ये अगर जिसने भी सही से पढ़ा है वो हो सकता था ऐसे सवाल। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये चर्चा में इसलिए है कि गौशालों की जो गौशालाएं बनाई गई हैं उनकी स्थिति अत्यंत खराब है, उस पर रिपोर्ट भी बनी थी, तो इसी चक्कर में ये सवाल यहाँ से बनाया गया है। और ये गोकुल मिशन उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ है। फिर ये कार्बन उत्सर्जन, सीमेंट उद्योग में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन उत्सर्जन वाला है, तो ये COP20 वगैरह होते रहते हैं, COP28, COP29, इस तरह के जो प्रोग्राम हुए उससे संबंधित भारत का जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो कार्बन वाला, उसी संबंधित एक कार्बन पूछ लिया है। सीमेंट उद्योग चर्चा में रहा हुआ इसलिए इसका सवाल बना दिया। ठीक है, अब ये COP28 से सवाल एक पूछ लिया गया है। ठीक है, और इसी में एक बिम्स्टेक से सवाल भी पूछा गया है और एक संस्था और है उससे सवाल डायरेक्ट पूछा गया करंट अफेयर से संबंधित।